Hello, good evening everyone. Am I audible? Yes, Yeah, thanks. Hello, good evening everyone. This is Vivek Jaiswal, a volunteer at Orma Forensic Mart. On behalf of Orma Forensic Mart, I welcome you all the participants. Welcome to the 1 month internship program on Forensic Question Documents, Day 3. I especially welcome upon our guest speaker, founder and CEO of Orma Forensic Mart, Mr. Madhav sir. You can raise your question in the chat box during the webinar session. Each question will be read by the chair and will be answered at the end of the session. Handing over the session to sir. Over to you, sir. Hey, thank you, Vivek. As I'm seeing, okay, most of the participants are joining as fast as they can. So let's wait for 3 more minutes for all the participants to join. Okay, Yes, sir. after that, we are going to start the session. Okay. Yes, sir. Okay, I hope it's time to start the session. Okay, so मैं नो कल वाला होमवर्क कितने लोगों ने ट्राई किया करने का? As before going forward to our today's session. सर मैंने हाँ जी सर सर. आई एम कलेक्टिंग सैंपल Okay. यस Okay, you're collecting. How much you had collected in yesterday? सर yesterday 9 सैंपल 9 samples. Okay, great work. Anyone else? Okay, किसी और ने yes sir. effort? किया है sir, मैंने भी किया है। Okay, देवेंद्र, आपने कितना क्या कलेक्ट किया? सर फिलहाल तो 2 है क्योंकि हमें बाहर जाना अलाउड नहीं है। मम्मी पापा का ही सैंपल कलेक्ट कर पाया। हाँ, मम्मी पापा दोनों के मिले? हाँ, दोनों के। Okay, that's good. चलो आप दोनों से ही अभी काम चलाओ, बाकी आस पड़ोस में से कलेक्ट करो, इतना हार्ड एंड टफ पड़ोस में जाना है नहीं. नहीं वो Right? yes sir. लॉकडाउन है, आई नो इट्स बैन टू ट्रैवल, बट इतना भी हार्ड नहीं कि आप पड़ोस में ना जा पाए. अपने कोई आपके गली मोहल्ले में जो भी हो लोग जिनसे आप कलेक्ट कर सकते हो इजीली कंफर्टेबली, उनसे कलेक्ट कीजिए. क्योंकि देखिए, आज मैं आपको हैंडराइटिंग एंड बेसिक फीचर्स ऑफ हैंडराइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ. कल हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है. आज मैं आपको कुछ जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सेक्शन होते हैं वो मैं बताऊंगा. उसके बाद क्या है कि हमारे कितने जो है हैंडराइटिंग के फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी. सो इस तरीके से आज हम हैंडराइटिंग के ऊपर बात करेंगे और आपको फिर हैंडराइटिंग के रिगार्डिंग करते हैं, शुरू की जाएगी. ओके. सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में से। अभी क्लियर आ रहा है वॉइस? हाँ सर। ओके. सो आज जो है हम हैंडराइटिंग के बारे में पढ़ेंगे. पहले मैं जानना चाहूंगा कल के सेशन के रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट हो तो बताएं. कल मैंने डॉक्यूमेंट्स, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था. कल के रिगार्डिंग अगर किसी का कोई डाउट है, यू मे आस्क योर क्वेश्चंस. किसी का कोई डाउट नहीं है कल के सेक्शन लेक्चर के रिगार्डिंग? सर ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर. सॉरी, सर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हाँ बोलिए सही. कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट वन? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन. सर टाइप राइट, टाइप टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जी सर. तो जो मैंने आपको बताई थी, जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है आपकी, उनमें आपके जो भी एक तो चेक पेपर आ जाते हैं, बॉन्ड पेपर जिसे हम बोलते हैं, राइट. दूसरे आपकी बैंक रिसिप्ट आ जाती है कोई, या कोई भी अदर पेमेंट रिसिप्ट आ जाती है.
तीसरा आपकी आ जाती है एजुकेशनल, जिसके अंदर मार्कशीट्स आ जाती हैं। ठीक है, सर समझा नहीं। नहीं, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। Just a moment, I'm going to open yesterday's notes. Was yeah, this one. आपने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूछा है कल के सेशन में से कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कितने टाइप के होते हैं, एक बार आपको दोबारा जानने हैं, राइट? राइट सही? Yes, sir. Explain also. ओके, सबके बारे में एक्सप्लेनेशन भी जाननी है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, मिनट का समय दीजिए बस। डॉक्यूमेंट्स 526। Yeah, there is the notes. तो डिजिटल चीजों में नोट्स खोते बहुत जल्दी हैं। ये रहे। हाँ, सी डॉक्यूमेंट क्या है? पहला तो डॉक्यूमेंट कोई भी आपका जो लिटरेचर, कोई भी मटेरियल जिसके ऊपर आप लिख के अपना रिटर्न मैसेज कन्वे कर सके, ठीक है, उसे हम डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हैं। इसमें पहले आ जाते हैं आपके लेटर्स, ठीक है। Yes, sir. कोई भी लेटर जो आप लिखते हैं अपने से सीनियर को एक रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, वो आपके टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपकी करेंसी आ गई, बॉन्ड पेपर्स आ गए, ठीक है, ये सारे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद है आपकी टिकट्स। टिकट्स और रिसिप्ट्स आर द सेम, कि अगर आप कुछ पे करके कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक रिसिप्ट आपको मिलती है, तो वो आपकी टिकट्स और रिसिप्ट्स आ गई, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आपके विल्स। जस्ट अ मोमेंट, उसके बाद आती हैं आपकी विल्स। विल्स आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। विल्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आपके जितने भी कोर्ट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हो गए, आपकी पर्सन की किसी की विल, प्रॉपर्टी विल हो गई, ये आते हैं आपके सारे विल्स के अंडर। और एक होते हैं आपके एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर की आपके मार्कशीट्स आती हैं, आपके एडमिशन फॉर्म्स आते हैं, ये सारे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आते हैं आपके पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया। उसके बाद आपका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, जैसे एंशियंट टाइम पे लोग लिखते थे पहले, तो पहले वो मांस के चमड़े के ऊपर लिखते थे, उसके बाद कपड़े के ऊपर, राजा महाराजा के टाइम पे उन्होंने कपड़े के ऊपर लिखना शुरू किया। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट आज की डेट में, उसके बाद भी जो पेपर पे भी उन्होंने लिखना शुरू किया था, वो पेपर क्वालिटी आज के पेपर क्वालिटी से बहुत अलग थी। तो दैट इज वाई उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी में डिफाइन किया गया है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अंडर, ठीक है। सर अभी क्या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है? नहीं, अभी आज की डेट में अगर आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो उसके लिए आपको म्यूजियम विजिट करना पड़ता है, जो कि आपकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग म्यूजियम्स होती हैं। जहां पे आपको मैं एग्जांपल बताऊं अगर, तो जैसे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे जो कुरान शरीफ लिखा गया था, ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। आपका जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसकी अगर आप पेपर क्वालिटी देखेंगे दैट इज डिफरेंट, बट अगर आज की डेट में उसे रिप्रिंट किया जा रहा है, वो उस क्वालिटी का नहीं होता है, और इसी पर क्वालिटी इज डिफरेंट। आपको लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, तो दिखाया जाता है कि पेपर उनके हार्ड होते हैं, ठीक है, और वो लोग कलम से लिखते थे,
कलम को इंक में डिप करके, देखा आपने मूवीज में ये सब? जी सर, ओके। दुआत उसके कलम बाद लाइक दैट, हाँ दुआत कलम। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी प्रिंटेड मटेरियल जो होता है, जैसे आपकी बुक्स आ गई, कोई प्रिंटेड स्टफ आ गया, ठीक है, इनकी एक अलग कैटेगरी बन रही है जिसे हम बुक्स के अंदर या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। पोस्टर्स में क्या होता है, हैंडमेड पोस्टर्स जो होते हैं या बैनर्स आपके आ जाते हैं, जिसमें क्या है, पेपर का साइज जो है बड़ा हो जाता है नॉर्मल पेपर से। पेपर का आपका साइज बड़ा हो गया तो आपका जो मैसेज है वो एक से ज्यादा लोगों को दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, पेपर हो गया, पोस्टर हो गया। उसके बाद बरंट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट कोई एक्सीडेंट में जल गए या कुछ उन डॉक्यूमेंट्स को हो गया, वो आपके बर्न्ट डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट्स भी जी सर, आपको रेयरली क्या, या तो कोई एक्सीडेंट होगा वहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे फैक्ट्री में आग लग गई तो वहां पे फाइल रिकॉर्ड जल गए, आधे अधूरे हो गए, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। या फिर जो एंशियंट म्यूजियम्स में ही जो है बर्न्ट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आफ्टर बर्निंग भी उनकी प्रिजर्वेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं, आज हम बात करेंगे उसके ऊपर कि प्रॉब्लम क्या आती है डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो क्वेश्चनिंग के एरिया में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या चीजें जो है वेरी करती हैं। पहला होता है कि हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करना सबसे टफ चैलेंज है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। फिर टाइपिस्ट की किसने लिखा है, क्योंकि हैंडराइटिंग इज आल्सो कॉपी की जा सकती है। और तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन आता है मैचिंग ऑफ सील एंड स्टैंप्स। अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई सील लगी है या कोई स्टैंप लगी है तो उसका मैचिंग भी आपकी डॉक्यूमेंट कंपैरिजन के का एक पार्ट है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्ट डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट आपके जल गए उन्हें हम दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं until और unless some chemical techniques are to be apply, और वो भी उस कंडीशन में पॉसिबल है जहां पे डॉक्यूमेंट जो है इंटैक्ट कंडीशन में आफ्टर बर्निंग भी, ठीक है। और सबसे टफ चैलेंज आता है उसके बाद सीक्रेट राइटिंग को स्टडी करना किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। सर, हाँ जी सर या कभी कभार जब डॉक्यूमेंट जल जाता है हाँ आग से, तब क्या होता है, वो जो अल्फाबेट है ना, तो स्पष्ट, आई मीन क्लियरली दिखाई देता है, तो बिल्कुल। तब क्या करना चाहिए? फोटो खींचना चाहिए ना उसको उठाना चाहिए? नहीं नहीं, फोटो इज द बेस्ट प्रिजर्वेशन मेथड। स्टैंडर्ड फोटोग्राफी क्लोजअप पोज इज द बेस्ट फोटोग्राफी फॉर प्रिजर्वेशन, ओके। सर मिड रेंज फोटोग्राफी अलाउ नहीं है क्या इसमें? मिड रेंज में आपके अल्फाबेट्स क्लियर आपके फोटोग्राफी में कैप्चर नहीं होंगे। अगर डॉक्यूमेंट जल के काला पड़ चुका है, ठीक है, मिड रेंज के अंदर क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट भी आएगा, आसपास का एरिया भी आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, वर्ड्स इतने क्लियर नहीं आते हैं। जो एक क्लोज रेंज होती है कि सिर्फ आपको उन वर्ड्स के ऊपर फोकस करते फोटो खींचनी होती है, जिसके अंदर आप फिल्टर, हाँ बोलिए। ओवरऑल जो है ना, वाइड रेंज, ओवरऑल हाँ, रेंज से अगर फोटो खींचते तो सब आता है, तब हाँ। से क्या? नहीं, अगर आप किसी भी एक एविडेंस की फोटो खींच रहे हैं, वो आपको तीनों फोटोग्राफ कैप्चर करनी होती है, वाइड रेंज, मिड रेंज एंड क्लोजअप, ठीक है। वाइड रेंज क्या है, आपका एविडेंस को क्राइम सीन से कनेक्ट कर रहा है। मिड रेंज जो है आपके एविडेंस को उसकी लोकेशन से कनेक्ट कर रहा है। क्लोजअप आपके एविडेंस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ये तीनों फोटोग्राफ्स जो है एक एविडेंस के रिगार्डिंग जरूरी होती हैं। वाइड रेंज में यूजुअली जो हमारे फॉरेंसिक के क्राइम सीन फोटोग्राफर्स हैं, वाइड रेंज फोटोग्राफी के अंदर वो 3 से 4 फोटोग्राफ्स में सारे क्राइम सीन को ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मिड रेंज की बारी। मिड रेंज में जो सस्पेक्टेड लोकेशंस होती हैं
वो उनकी फोटोग्राफ्स कैप्चर करके मिड रेंज कवर कर लेते हैं कि एक, हाँ जी, ये जैसे अब मैं क्या, ये मोबाइल के एग्जांपल लेता हूँ, मोबाइल मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वो लोग यहाँ इस दीवार की सामने से फोटो ले लेंगे कि हाँ जी दीवार के ऊपर मोबाइल पड़ा था ऐसे, ये बेड की शो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो लोग क्लोजअप में आएंगे, मोबाइल को देखेंगे कि हाँ ये मोबाइल है, इसके पीछे विजिटिंग कार्ड है, ये मोबाइल के कैमरा की डिटेल्स इसकी दिखाई दे रही है। वो क्लोजअप में ऐसे करेंगे। एक जब भी आप, अगर आपके क्राइम सीन के ऊपर भी वेरी करता है कि आपको कितनी क्लोजअप फोटोज लेनी है, कितनी आपको मिड रेंज लेनी है, कितनी आपको वाइड रेंज लेनी है, ठीक है। सॉरी, फोटोग्राफी में चले गए थे, फोटोग्राफी इन Excuse me, डिटेल। Sir, that one also needed, no? sir. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, अगर आपके डाउट्स हैं डेफिनेटली है, कोई उसमें वो नहीं है कि हाँ हम क्वेश्चन पढ़ाऊंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेंसिक वाले सब सब पढ़ा सकते हैं। मैम आप कुछ पूछ रहे थे? यस सर, आपने जो अभी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए वो तो उसके अंदर आ जाते हैं ना, टाइप्स जी ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स फाउंड एज एविडेंस ऑन द क्राइम सीन। हाँ जी बिल्कुल, तो सर आप उसको टाइप्स ये ऑफ मेजरली डॉक्यूमेंट्स के यही अंदर कैसे टाइप है। कंसीडर कर सकते हैं? किस चीज को? आपने जो अभी टाइप्स बताए ना डॉक्यूमेंट्स के, हाँ वो जी तो हम जैसे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हमें जैसे फाउंड होते हैं क्राइम सीन पे, उस तरह के हाँ डॉक्यूमेंट्स जी आपने बताए ना। बिल्कुल। तो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो अलग आएंगे ना, आप दोनों को मिक्स नहीं कर नहीं, रहे हैं। देखिए जनरली जो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के टाइप को ही हम मोस्टली, देखिए अब क्राइम सीन पे स्पेशल टाइप के डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो नॉर्मली आपकी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, हमें सारे टाइप के ही क्राइम सीन पे मिल जाते हैं। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर या कोई आपके बिल्डिंग के अंदर आग लगती है, घर के अंदर आपकी मार्कशीट्स भी अवेलेबल होंगी, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर आपके फैमिली जनरेशन से कोई चीज प्रिजर्व करी है तो आपके वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में प्रिजर्व होके आएगी, ठीक है। घर के अंदर बिल रिसिप्ट भी होती हैं, घर के अंदर लीगल जो आपकी करेंसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड पेपर, घर की रजिस्ट्री वगैरह, ये सब होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री, विल्स वगैरह भी, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली होती है इन केस, तो उसमें विल्स वगैरह के होने के भी चांसेस होते हैं। तो वो क्राइम सीन से जो डॉक्यूमेंट्स का है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, हर एक डॉक्यूमेंट, इवन मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ लाइव, ठीक है। आपको लाइव और एग्जांपल, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। ये मेरे रूम के अंदर, मेरे बैग के अंदर पड़ा है, दिस इज अ बॉक्स। ये बॉक्स भी एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसका जो पेपर है, इसका जो स्टफ है, वो एक राइटिंग मटेरियल है, इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर अपने पेन से अपने सिग्नेचर कर दिए, तो दिस इज क्वेश्चन कि इसकी आइडेंटिटी, इसके ऊपर की जो जेन्युइननेस है, हमारी फॉरेंसिक रिपोर्ट उस प्रूव कर दे, तब तक ये क्वेश्चन है। आप इस पे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि क्या ये सिग्नेचर जो आपने मैसेज लिखा है, ये आप ही ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। Everything from the forensic point of view is under the question until or unless a written proof is of the thing is to be there. Okay, वो आपके सेम ही होते हैं, वो हमने इसीलिए उनको कॉमन रख दिया है क्योंकि मोस्टली हमें सारे ही मिल जाते हैं। अब कोई भी एक्सीडेंट हो, रेगुलर एक्सीडेंट की बात करें, उसमें हमें पर्सनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, बाइक के डॉक्यूमेंट जो आपके फाइनेंशियल उसमें आ जाते हैं, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। वहां पे क्या आपके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का कैंसिल हो जाता है मिलना, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूशनल और एग्जामिनेशनल डॉक्यूमेंट्स का कैंसिल हो जाता है मिलना। इस तरीके से बहुत सी चीजों को हम रूल आउट कर देते हैं कि हाँ, अगर इस टाइप का क्राइम सीन है तो ये चीजें हमें मिलेंगी, ये हमें नहीं। इन पे क्या मिल रहा है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस और लोकेशन टू लोकेशन। ओके, और उसके बाद अब आज हम बात करने वाले थे हैंडराइटिंग की, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ही रखे हुए हैं सच, मैंने ज्यादा वो नहीं रखा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशंस इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ टीचिंग, और मैं इंटरेक्टिव सेशन में इंटरेस्ट रखता हूँ कि कभी भी अगर आप पढ़ाओ तो सेशन जो है टू वे होना चाहिए।
So here is a screenshot which is defining कि आपका जो न्यूरो हैंडराइटिंग क्या है. Handwriting is a neuromuscular controlled motor activity. ठीक है. हैंडराइटिंग क्या है? अगर हम कोई भी सिग्नेचर जो है, अगर हम अपने ही सिग्नेचर्स की बात करें तो हमारे सिग्नेचर्स हमारी हैंडराइटिंग का एक पार्ट होते हैं, क्योंकि एक पर्सन अपनी जिंदगी में जितना लिखता है उससे ज्यादा वो सिग्नेचर. तो हम जब भी बात करेंगे हैंडराइटिंग की तो Sir, your एग्जांपल voice जो is आती है वो breaking. आती है. ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियर. Yes, sir. ओके. तो एक पर्सन अपनी जिंदगी में जब भी जितना भी लिखेगा उससे ज्यादा वो काम कर अपनी हैंडराइटिंग के से ज्यादा सिग्नेचर्स. बट सिग्नेचर इज ऑल पार्ट ऑफ हैंडराइटिंग, क्योंकि सिग्नेचर इज आल्सो अ न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना जो कि हमारा पार्ट है. ठीक है. इवन आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल बता कि एक केस था जिसमें एक रोड एक्सीडेंट का केस था जिसमें पर्सन अपनी मेमोरी भूल चुका था. रोड एक्सीडेंट केस, पर्सन अपनी मेमोरी भूल चुका था. तो डॉक्टर्स ने उसे बोला कि आप ये लिखो और अपने साइन करो. उसको एक पैसेज डिक्टेट करवाया, उसके बाद उसके साइन करवाए. एंड देन फ्रॉम हिज साइन द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज टू बी आइडेंटिफाइड कि ये पर्सन कौन हो सकता है. वहां से उसे वेरीफाई किया गया कि वो जो सिग्नेचर है उसके प्रीवियस कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स में देखे गए. वहां से सिग्नेचर्स के बिहाफ पे मिसिंग कंप्लेंट्स में देखा गया. मिसिंग कंप्लेंट्स के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करवाए गए उस नाम के पर्सन के. इस तरीके से जो डॉक्टर्स थे और जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज थी उन्होंने एक सिग्नेचर्स के बिहाफ पे एक आपके न्यूरोमस्कुलर मेमोरी ऑफ सिग्नेचर्स सबसे स्ट्रांग होती है किसी भी पर्सन की. ठीक है. सो दैट इज वाई जब भी बात आती है आपकी हैंडराइटिंग की तो सिग्नेचर्स की एग्जांपल हमेशा ली जाती है. ठीक है. और अगर हम बात करेंगे सीक्रेट राइटिंग, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. तो सीक्रेट राइटिंग के लिए आपकी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव है, कुछ है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है. तो हमेशा आगे उसके बारे में आप पढ़ेंगे. सीक्रेट राइटिंग सबसे पहले होता क्या है? सीक्रेट राइटिंग इज द राइटिंग ऑफ ऑन समथिंग जो कि नेक्ड आई को विजिबल नहीं होती until or unless some technique for visualization is not to be applied. ठीक है. सीक्रेट राइटिंग के अगर आप अपने कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिकल्स किए होंगे या करेंगे तो उसमें आपको 8 से 10 मेथड्स बताए जाएंगे जिनसे आप लिख सकते हैं, जिनसे आप सीक्रेट राइटिंग को डिसाइफर कर सकते हैं. ठीक है. अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बट आज जैसा कि हम बात करने वाले हैं कि हाँ हैंडराइटिंग के रिगार्डिंग नॉर्मली एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास क्या क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. कि ये जो हैंडराइटिंग है ये इसी पर्सन की है या नहीं, ये जो सिग्नेचर्स हैं वो इसी पर्सन के हैं या नहीं. ठीक है. उसके बाद कि ये सिग्नेचर ट्रेस सिग्नेचर्स तो नहीं है कि इसने मैंने कहीं और किए थे वहां से उसने कॉपी किया और यहाँ पे लाके उनको चिपका दिया. ठीक है. इस तरीके की क्वेरीज आती हैं. और उसके बाद ये इसी पर्सन के हैं या नहीं, ये सबसे कॉमन क्वेरी होती है. बिकॉज जहां पे बात आती है जैसा कि आयुष सर ने हमें बताया था चेक फ्रॉड का. तो चेक फ्रॉड के केस में क्या होता है कि नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं वो बोल देते हैं कि ये चेक हमने इशू ही नहीं किया. तो उस केस में क्या होता है, जो हम रिपोर्ट बनाते हैं सिग्नेचर एग्जामिनेशन की उसमें बकायदा जो है स्टैंडर्ड स्पेसिमेन सब कलेक्ट किया जाता है और उसके बिहाफ पे एक हैंडराइटिंग रिपोर्ट बनाई जाती है. So let's continue with that. ठीक है. Most people write with their hand, but there are substantial number who are not able to use their hand, so they write with their foot and mouth etc. Means ये एक जो लाइन है ये आपकी ऐड की गई है डफ एंड डम लोगों के लिए जो कि sorry डफ एंड डम is the wrong term to be used. For physically disabled persons. इंसान अपने हाथों नहीं सकता होता, वो अपने पैरों से लिखने की कोशिश करता है या अपने मुंह से लिखने की कोशिश. राइटिंग इज ब्रेन जो आप राइटिंग है वो आपके ब्रेन का पार्ट है. अब अगर मैं किसी भी वॉलंटियर को बोलूं, किसी भी पार्टिसिपेंट को बोलूं कि टेक अप योर पेन
एंड राइट द वर्ड एल, तो आपके दिमाग में कौन सा फिगर आएगा? क्योंकि एल जो है हमने बचपन से पढ़ा है, एक मेमोरी एल की हमने बनाई हुई है कि एल जो है ऐसा होता है, तो वही फिगर हमारे दिमाग में आएगी, वही हम पेपर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड की राइटिंग जो है आपकी ब्रेन फंक्शन है। ब्रेन आपका इसमें कोऑर्डिनेट करता है आपके हाथ के साथ। ठीक है, उसके बाद उसे कैरी आउट किया जाता है और उसे पेपर पे ड्रॉ किया जाता है। ओके, ये आते हैं आपके प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल ऑफ हैंड राइटिंग है वो ये है, नो टू हैंड राइटिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। किसी भी दो पर्सन की हैंड राइटिंग, सॉरी कोई भी दो हैंड राइटिंग, अगर हम एक ही पर्सन की दो हैंड राइटिंग्स की बात करें वो भी सेम नहीं होती है। ठीक है, डेटोरिएशन नॉट इफेक्ट वन और टू वर्ड्स। जो कॉपी कर रहा होता है पर्सन, वो एक से दो वर्ड्स को नहीं कॉपी कर पाता है, वो हमेशा डिफरेंशिएट रह जाते हैं। बट ऑल द हैंड राइटिंग इज डेटोरिएट। पूरा का पूरा पैसेज कॉपी करेगा बट सारे वर्ड्स नहीं कॉपी कर पाएगा। इन डायग्नोस्टिक राइटिंग द स्किल ऑलवेज बी लेस। इन डिस्गाइज राइटिंग, ओके, जो डिस्गाइज्ड राइटिंग होती है, ठीक है, जो सीक्रेट राइटिंग, जो डिस्गाइज्ड राइटिंग होती है आपकी, उसमें क्या होता है, राइटिंग स्किल। सबसे पहले चलिए मैं आपको राइटिंग हैंड राइटिंग की डेफिनेशन के साथ ही शुरू करते हैं। ठीक है, एक मिनट बस। anonymous letters, ये वो writing material, just a moment guys। प्रेजेंटेशन का टाइम है अभी, डाउनलोड्स। Handwriting analysis involves एक मिनट यहीं पे था। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट राइटिंग मटेरियल आ जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ हैंड राइटिंग। ठीक है, अब जैसे ये नीचे इसके एग्जांपल दी गई है सिग्नेचर्स की। ठीक है, अब सिग्नेचर्स में क्या है, ये जो भी जितने भी आपके बताए गए हैं, वेल राउंडेड ई। ठीक है, ए, ये आपकी इमेज है, एक मिनट वैसे ओपन नहीं हो पा रही है। फॉर्मेशन ऑफ बेसलाइन, वी के अंदर की जो बेसलाइन है, ठीक है, ये सारे आपके आ जाते हैं राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। बट अगर हम देखें, ठीक है, कि लिखा किससे गया है, वो है आपका इंक एंड पेन, वो आपका उसके अंदर आ गया, हार्डवेयर एग्जामिनेशन के अंदर आ गया। ठीक है, हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन के लिए आपके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं टाइप के। एक तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नोट डाउन करते हैं और दूसरा होता है आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं आपके फीचर्स, डायमेंशन ऑफ द लेटर्स। ठीक है, ये देखिए फ्लाइंग स्टार्ट की आपकी ये जो है फॉर्मेशन ऑफ लेटर कैसी है, ये आपके फीचर्स के अंदर एंड डायमेंशंस के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन ऑफ द लेटर्स टू ईच अदर, जैसे ये कनेक्शन की बात आ जाती है तो हम ये एग्जांपल देंगे कि ये कनेक्शन ज्वाइंटिंग है, ज्वाइंट कनेक्शन है या सेपरेटेड कनेक्शन है। मोस्टली यही दो होते हैं। एक जो होता है पर्सन सिंगल सिंगल वर्ड को लिखता है और सिंगल लेटर को लिखता है, एक होता है जो जैसे ये है एक वर्ड की एग्जांपल, इसमें ज्वाइंट कनेक्शंस है।
कैपिटलाइजेशन, जो उसने कैपिटल वर्ड यूज किए उनकी फॉर्मेशन क्या है, पंक्चुएशंस, अगर पूरी पैसेज को हम एनालाइज करें तो उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पे हैं, क्या पंक्चुएशंस हैं यूज की गई हैं, ये सब आते हैं आपके क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं आपके, यूनिक फीचर ऑफ लेटर्स, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी आपकी एच की, अगर इसकी फॉर्मेशन सिर्फ हम देखेंगे पूरे पैसेज के अंदर इसने 10 बार एच लिखा है, 10 बार हम इसकी एच की फॉर्मेशन देखेंगे तो दैट वुड बी कंसिडर अंडर द यूनिक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप उसके अंदर ओ वर्ड देखते हैं, एन वर्ड देखते हैं, उसके अलावा टी वर्ड देखते हैं, इस तरीके से वर्ड देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ओवरऑल टी के अंदर क्या होता है, आपने टी को बीच बिल्कुल मिड से काटा है, अपर साइड से काटा है या लोअर साइड से काटा है। टी के अंदर हम इस तरीके से हैं, ये आपकी आ जाती हैं जो छोटे वर्ड्स आप लिखते हैं, क्यू आ गया, आई आ गया, इन्हें आप किस तरीके से फॉर्म करते हैं, आई डॉट, क्यू डॉट, टी की ये कर्व, वाई की कर्विंग। ठीक है, ये सारे आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। ये आपके आ गए, ये है आपके, पहला है आपका लाइन क्वालिटी जो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। लाइन क्वालिटी क्या होता है कि एक पर्सन स्ट्रेट लाइन के ऊपर लिख रहा है, या अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए तो उसके अराउंड वो किस तरीके से लिखता है, जैसे यहाँ पे है स्मूथ। ठीक है, ये जो है स्मूथ लाइन क्वालिटी मींस बंदा नॉर्मली आराम से लिख रहा है। ठीक है, शेकी एंड नर्वस में मतलब बंदे का हाथ लिखते टाइम लाइन के ऊपर कांप रहा है। ठीक है, जुवेनाइल और डेलिब्रेट, जुवेनाइल और डेलिब्रेट मतलब उससे लिखवाया गया है डिक्टेट करके। स्पेसिंग, और स्पेसिंग के मामले में मैं अगर आपको आपकी लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो उसमें क्या होता है, अब आप में से ही कुछ लोग होंगे जो बहुत खुला खुला लिखते होंगे, एक पेज का मटेरियल 1.5 पेज पे वो पहुंचा देते होंगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे जो बहुत नैरो लिखते होंगे। ठीक है, जैसे ये है आपकी स्पेसिंग, इसमें यहां से ये स्पेसिंग छोड़ी गई है। ठीक है, बट स्पेसिंग एक ऑर्डर में है ना, दोनों इधर की तो स्पेसिंग को हम एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दैट अप टू द वर्ड एंडिंग होती है कि कहां तक आएगी। तो इस तरीके से होता है, ये अलाइनमेंट ऑन द स्पेसिंग हो गया। ये देखिए हर एक तरीके की आपको लाइव एग्जांपल है इसमें। ठीक है, इस तरीके से इन सब से आप हैंड राइटिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं कि पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए स्पेस बिटवीन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स, यहां से आप देख सकते हैं स्पेस बिटवीन कैपिटल लेटर्स। ये देखिए ये पीपीटी आज आपको शेयर कर दी जाएगी। साइज ऑफ प्रोपोर्शन, अगर आप कोई बड़ा ये जैसे वाई हो गया, एच हो गया, जी हो गया, बी हो गया, ये लेटर्स बनाते हैं तो इनका प्रोपोर्शन आप क्या रखते हैं, वो भी आपका एक इंडिविजुअल और कैरेक्टरिस्टिक्स में नोट किया जाएगा। पेन लिफ्ट, आपने एक वर्ड को लिखने के लिए कितने बार पेन लिफ्ट किया है, कितने बार नहीं, वो आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ठीक है, कनेक्टिंग स्ट्रोक्स, यस, हाँ जी सर या पेन लिप के बारे में कुछ बताएंगे? पेन लिफ्ट, जी सर। आपका एक मिनट में आपके नाम के साथ ही सैयद, आपका नाम है सैयद, ठीक है। शाहिद अब हैदर। अगर आप सैयद, शाहिद हैदर, शाहिद। सॉरी शाहिद हैदर, हाँ शाहिद। ठीक है, अगर आप शाहिद वर्ड लिखने के लिए 2 से 3 बार पेन उठा रहे हैं तो आपका पेन लिफ्ट का काउंट शाहिद वर्ड में 2 बार का है। ठीक है, एक आपने शाहिद की एस लिखने के लिए जब स्टार्ट किया, उसके बाद डी की एंड तक जितने बार इन बिटवीन आपने पेन को लिफ्ट किया, ठीक है, तो वो आपके पेन लिफ्ट में काउंट होता है। स्टार्ट से लेकर वर्ड की एंडिंग तक, ठीक है, जितने बार आपने इन बिटवीन पेन उठाया वो आपका पेन लिफ्ट में काउंट होगा। ये पेन लिफ्ट आपको बेसिकली देखने को मिलेगा फॉर्जरी के केसेस में। ठीक है, जहां पे कि देख के कॉपी करना होता है। अब आपका नाम है शाहिद, आप आंखें बंद करके भी लिख देंगे फ्लो में। ठीक है, अब वहीं मैं आपको लिखने के लिए बोलूं ये कोई यहाँ पे टफ डिफिकल्ट नेम नहीं है किसी का, टेढ़ा सा नाम हो किसी का, ये आई एम सॉरी अगर बुरा लगे मैम आपको, ये भविष्य गंधर्व,
ठीक है, अगर आपको मैं ये नाम लिखने के लिए दूं शायद, ठीक है, तो आप इसको जी 2 से सर। 3 बार देखेंगे, उसके बाद लिखते लिखते 2 से 3 बार देखेंगे कि कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा, है ना? जी राइट शायद? जी सर। तो वहां पे आपका पेन लिफ्ट का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है वो। पेन लिफ्ट जो है आपका, अगर आपको मेमोराइज्ड है चीजें तो कम आएगा, अगर आप फॉर्जरी कर रहे हैं कुछ तो उसमें ज्यादा आएगा। ठीक है, इवन अभी पेन आपको एक लिफ्ट टर्म का के बारे में बताऊंगा। और हाँ जी, पूछिए सर, पेन लिफ्ट का पूछिए। जो रिपोर्ट वो कैसे लिखना पड़ेगा? पेन लिफ्ट का जो रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ना, तो वो कैसे हम लोग पेश करेंगे? पेन लिफ्ट का रिपोर्ट जो है, आप एक पहले जो है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास से आप एग्जामिन करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे कि हाँ इसके अंदर इसका यूजुअली पेन लिफ्ट जो है ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को तो एनालाइज करना है नहीं, आपको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्पेसिमेन से कंपेयर करना है। और एक जो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग स्पेसिमेंस बनते हैं, उनकी सिमिलैरिटी होती है वर्ड्स की, तो उसमें क्या है आप कंपेयर करेंगे कि हाँ इसके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में जैसे शाहिद वर्ड है दोनों डॉक्यूमेंट्स में, क्वेश्चन में एंड स्पेसिमेन में भी, तो आप क्या करेंगे, शाहिद वर्ड के अंदर कितने बार इसका पेन लिफ्ट आ रहा है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में, और शाहिद वर्ड के अंदर कितने बार आ रहा है स्पेसिमेन के अंदर। ठीक है, ये चीज आप कंपेयर करके उस बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपने अपने अभी 9 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, राइट? जी 9 सर। लोगों के हैं वो, पेन इज रनिंग। 9 लोगों से आपने 2 सैंपल कलेक्ट किए, है ना? जी सर। सॉरी, हाँ, तो उसमें क्या है आप देखिए, एक पर्सन से आपने 2 बार एक वर्ड कोई ना कोई तो 2 बार आया होगा। मैंने आपको बोला कि उनके पुराने रिटर्न डॉक्यूमेंट भी अरेंज कीजिएगा कहीं से। अब आप क्या करेंगे, अब आप जब भी उन डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करेंगे, जो एक तो आपके सामने बंदे ने आपको लिख के दिया है, एक उसका कोई पुराना डॉक्यूमेंट, अब दोनों में एक कॉमन वर्ड निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे कि इसके अंदर इसका पेन लिफ्ट अभी कितना है और पहले वाले में कितना था। वहां से आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा कि हाँ सामने अगर लिखते हैं या कॉपी करके लिखते हैं तो पेन लिफ्ट का काउंट ज्यादा होता है। एक होता है हम कॉन्फिडेंटली लिख रहे हैं और दूसरा होता है हम देख के सुन के लिख रहे हैं। कनेक्टिंग स्ट्रोक्स क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसमें, तो दिस इज अ कनेक्टिंग स्ट्रोक। ठीक है, ये वर्ड माई को किसी प्रीवियस वर्ड से जोड़ने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये आपका कनेक्टिंग स्ट्रोक है। अब इस केस में ये आपका कनेक्टिंग स्ट्रोक है। ठीक है, अब दिस इज अ वर्ड कैट, ये आपका नहीं है। ठीक है, डज द लेटर बिगिन एट द टॉप ऑफ द पेज और, एक मिनट, ठीक है, और एक जो होता है कि आपका जो लेटर्स हैं उनकी फॉर्मेशन क्या है, वो आप ऊपर से शुरू कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों की जो आदत होती है, माई माउस पॉइंटर इज विजिबल टू ऑल नो सर। participants. Now the blacky one. यस। No. Yes, sir. Okay. Okay. Letter image. Yeah. Now my pointer is visible, right? ठीक है, अब मैं क्या है, एक मिनट में पेंट खोलता हूँ, पेंट में मैं बड़ी अच्छे से समझा पाऊंगा। हाँ, ठीक है, अब बात करेंगे अगर हम इसकी। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरा क्या है, जो भी वर्ड आएगा मैं ऐसे लिखना शुरू करता हूँ, चाहे मुझे अपना नाम भी लिखना है तो मैं ऐसे लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, और एन के केस में क्या होता है, मेरी ये वाली लाइन मेरी जो होती है
ऐसे रहेगी, ठीक है, या ऐसे होती है ना n, ठीक है। बट अगर हम कोई भी वर्ड ऊपर वाला ले, अब ले हम वी, ठीक है, वी नॉर्मली पर्सन ऐसे लिखते हैं, बट कुछ पर्सन जो होंगे ऐसे लिखेंगे वी को, बनाएंगे या नहीं, बट उस केस में क्या होता है, वो लोग जो है ये बिल्कुल वी की जो वापसी वाली वो है इसको ऐसे ले आएंगे, ये उनकी वी हो गई। तो इससे भी एक आइडेंटिफाई बन जाता है कि जो आप वी की कॉन्टिन्यूटी है, वी की स्टार्टिंग है, वो आप नीचे से कर रहे हैं या ऊपर से कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपको लिखनी है यू, तो कुछ पर्सन उसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और वहीं पर कुछ पर्सन उसे ऐसे ही लिखेंगे, राइट। सॉरी फॉर्मेशन थोड़ी ठीक नहीं आई, ठीक है। बट ये दो तरीके होते हैं आपके आइडेंटिफाई करने की कि हाँ वर्ड फॉर्मेशन क्या है, जो स्टार्टिंग है वर्ड की वो क्या है, ये भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आता है। पीपीटी पीडीएफ। एनी अनयूजुअल लेटर फॉर्मेशन, देखिए कुछ लोग होते हैं, अब लड़कियों के मामले में, सॉरी गर्ल्स डोंट माइंड अबाउट दैट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं पहले माफी मांग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हर्ट नहीं करना चाह रहा किसी को भी। बट ये है कि हाँ गर्ल्स के मामले में क्या होता है, गर्ल्स कुछ वर्ड्स को ज्यादा डेकोरेट करके लिखती है, जैसे नॉर्मली जो हमने केसेस में देखा है, ठीक है, वो आई की जो होता है उसे हार्ट शेप बना दिया, ठीक है, स्माइली शेप में बना दिया, ऐसे बनाती है, ठीक है। और कुछ में मैंने देखा है कि टी की जो होती है वो उसे ऐसे स्माइली, ये आपका स्माइली का सिंबल है, इसे ऐसे बना दिया। तो उनकी ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हाँ आई डॉट को वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। स्मॉल जे होती है उसका भी डॉट होता है ऊपर, उसे वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी कैंडिडेट जो है आपका, ठीक है। अब लड़कों के केस में जो मैंने देखा है, आई के ऊपर भी वो लोग इतना अपना हाइफन का फ्लो होता है कि वो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और वहीं पर टी को वो जरा सा काटेंगे, ऊपर से काटा, यहाँ पर भी टी रह जाती है, उनकी उनकी टी कटिंग यहाँ से भी शुरू हो जाती है। इस तरीके से जो लेटर फॉर्मेशन है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि कोई यूनिक तरीके से लेटर तो नहीं बना रहे वो लोग। प्रेशर, मैंने बोला ना आगे एक चीज आएगी जो मैं आपको समझाऊंगा कि पेन लिफ्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेन प्रेशर, ये आपका पेन लिफ्ट के साथ ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो स्ट्रोक की थिकनेस होती है, अब जैसे ओके मैं आपको वहीं पे बताता हूँ, पेंट के अंदर ही सही रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ ये मैंने एक लिखा एम, ठीक है, उसके बाद एक मैंने लिखा ये एम। अब अकॉर्डिंग टू अवर फॉरेंसिक टर्म्स, ठीक है, इसमें मेरे जो अगर मैं एक ही पेन से दोनों चीजें लिख रहा था तो इसमें मेरा पेन प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा, अनलेस ऑफ दिस में इसमें मेरा पेन प्रेशर जो है वो कम रहेगा, ठीक है। तो पेन प्रेशर इज द बोल्डनेस ऑफ द स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रोक अगर आपका बोल्ड हो रहा है तो आपका पेन प्रेशर के अंडर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्लांट। स्लांट के रिगार्डिंग आपको बढ़िया सी एक फैक्ट वाली बात भी बताऊंगा, जो फैक्चुअल बात होती है, ठीक है। स्लांट आपकी 3 तरीके की होती है फॉरेंसिक की टर्म्स में। अरे दादा जूम नहीं करना था, शीट को स्प्रेड करना था, ठीक है। स्लांट आपकी एक तो होती है बैक, ये फॉरवर्ड स्लांट, एक होती है आपकी बैकवर्ड स्लांट, और एक आती है आपकी स्ट्रेट, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लांट में हमेशा क्या है, जैसे अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मुझे लिखना है एम, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, और स्ट्रेट स्लांट में मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। सॉरी यार माउस की वजह से सही नहीं बन रहा। और बैकवर्ड में क्या होता है, ऐसे में आ जाता है, ठीक है। तो यहां से भी हम एक आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ पर्सन जो है कैसे काम कर रहा है। और जो फैक्ट मजेदार बात का बताया था, ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लांट वाले होते हैं पर्सन, जो स्ट्रेट स्लांट यूज करते हैं, 2000, ठीक है, पॉइंट डेडिकेटेड, वो मतलब पूरे मतलब ही जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो अपने मतलब से मतलब रखते हैं, किसी और से उनको नहीं। जो बैकवर्ड स्लांट वाले लोग होते हैं,
ठीक है, वो डरते होते हैं, और जो फॉरवर्ड स्लांट वाले होते हैं वो कॉन्फिडेंट नेचर के लोग होते हैं। ये एक फैक्चुअल बात है जो कि प्रूव हो चुकी है ऑन द बिहाफ ऑफ हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर भी है, ये आपका फॉरवर्ड और ये आपका बैकवर्ड स्लांट, दोनों आपको इसमें इमेज में है। ठीक है, अब आती है आपकी लाइनमेंट की बारी, अलाइनमेंट ऑफ द वर्ड्स ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर आ रहे हैं, लाइन के नीचे जा रहे हैं, लाइन के ऊपर जा रहे हैं। स्पीड, लिखने की स्पीड से भी आप एक पर्सन की राइटिंग में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब जैसे शाहिद ने सैंपल्स कलेक्ट किए 9 लोगों के, उनके जो करंट सैंपल है वो एक पर्सन की नॉर्मल स्पीड में रहे होंगे। ठीक है, बट जो उन्होंने पुराने सैंपल कलेक्ट किए हैं वो उनके हो सकता है आराम से वाली स्पीड में हो या ज्यादा स्पीड में, क्योंकि अगर कोई नोट्स बनाते हैं तो हम अपने रफ नोट्स अपनी ज्यादा स्पीड में बनाते हैं। ठीक है, अब एक तो मैं यहाँ पे ऐसे साइन कर रहा हूँ और एक मैं बड़े प्यार से डेकोरेट करते हुए, ठीक है, इस तरीके से साइन करूंगा। तो ये तो मेरे करंट साइन आ गए, ये मेरे पुराने रिकॉर्ड्स में आपको मिलेंगे। इस तरीके से होते हैं कि हाँ, हम लोगों को जो आइडेंटिफाई करने हैं वो चीज हमें कहाँ मिल रही है। ठीक है गाइस, और उसके बाद हमारा आता है स्पीड हो गया। राइटिंग सैंपल तो मैं आपको कल बता ही चुका हूँ। इक्विपमेंट कुछ नहीं है, मेथड्स, ये मेथड्स आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, देन आगे फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स, ये पीपीटी आपको वो सारी की सारी ही मैं शेयर कर दूंगा। सर वीडियो ऑल्सो? हाँ, वीडियो तो आपको ऑन डेली बेसिस आपको शेयर हो ही रही है, जो भी आज मैंने पढ़ाया है नहीं सर, वो इसकी अभी वीडियो। जो आपने प्ले किया था वो वाला वीडियो। जो ये वीडियो मैंने कोई प्ले नहीं किया आज, तो स्क्रीनशॉट था। वो अच्छा। स्क्रीनशॉट था वो डेफिनेटली आई विल शेयर। आई डोंट प्रेफर कि मैं देखो किसी चीज के लिए पैसे लेके और मैं वीडियो से पढ़ा दूं, वो चीज मुझे खुद अच्छी नहीं लगती है। सॉरी, स्क्रीनशॉट्स आर आल्सो ओवर। ठीक है, किसी का कोई डाउट आज के रिगार्डिंग? हैंडराइटिंग इज एन आर्ट जिसके द्वारा हम अपना मैसेज रिप्रेजेंट करते हैं, यही एक हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग के अंदर क्वेरीज बहुत सारी आएंगी। ठीक है, और हैंडराइटिंग के लिए कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं है। हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन इज टोटली बेस्ड अपॉन योर प्रैक्टिस। टोटली, जितने भी आपको एक्सपर्ट मिलेंगे राइटिंग के रिगार्डिंग, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आप उसमें कितना एंड। मैं एक प्राइवेट एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, उसके अलावा आप सब भी इन फ्यूचर प्राइवेट एक्सपर्ट कहीं ना कहीं काम करेंगे, क्योंकि कॉलेज से निकलते ही जॉब मिल जाए ऐसा बहुत रेयर होता है। तो उस बिटवीन, ठीक है, जब भी आप बनाएंगे फॉरेंसिक की रिपोर्ट, आपके पास आपसे लोग बोलते हैं कि हाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर है तो हमें बताइए। ठीक है, बट आपको वहां पे जो आना है वो यही एक डेफिनेशन होती है कि हैंडराइटिंग की जो भी रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल है वो ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ मैकेनिकल एग्जामिनेशन ही है। कोई भी उसके लिए साइंटिफिक और कोई भी केमिकल मेथड अवेलेबल नहीं है जिससे हमें ऑटो टाइप रिपोर्ट मिल जाए। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। एक मिनट, एक नोट्स और अवेलेबल है। ओके, अब आप लोग ये बताइए, आपने फॉरेंसिक के आप लोग क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड वो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के फादर का नाम पता है आपको, जिसने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहली बुक लिखी है? हाँ। यस सर। क्या नाम? फादर ऑफ क्वेश्चन। कौन? एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न।
उनकी बुक चाहिए? सर है क्या? इसीलिए पूछा, चाहिए? हाँ भेज दीजिए सर। ठीक है, I'll forward the book you to. ठीक है। See, कल मैंने बी आर शर्मा यूज की तो मैंने बी आर शर्मा शेयर की, बट गाइस मैं ये बुक्स ओनली ऑन वन कंडीशन हूं आप लोगों से, ठीक है, कि आप लोग आगे ये बुक्स शेयर नहीं करेंगे। सर किसी के ठीक पास है? अभी तक शेयर नहीं किया। चिंता मत करिए। बिल्कुल। देखिए मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि हाँ, आपको अपनी पढ़ाई लिए खर्चा ना करना पड़े। ठीक है? जी सर। सर क्योंकि कैन हम यू लोग आपके एक्सप्लेन कॉलेज बक्कल आपके टाइम फॉर्मेशन? पे जो क्या चीज मैम? बक्कल फॉर्मेशन ऑन द लेटर। बक्कल फॉर्मेशन ऑन व्हाट? लेटर्स में कुछ बक्कल फॉर्मेशन जैसा कुछ होता है क्या सर? हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन के अंदर? यस सर, यस सर। जस्ट अ मोमेंट, आई लेट यू नो। पहले मैं बुक शेयर कर दूं, अदरवाइज मैं फिर एक बार सेशन ओवर होगा तो मेरे दिमाग से स्किप हो जाएगी चीज। ठीक है? एंड सर मैं फिंगरप्रिंट में जैसे हमें 14 या 12 फीचर्स होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करने के लिए, तो वैसे हैंडराइटिंग में हमें कितने फीचर्स एक मैच एक करने होते हैं? इंडिया में जो लीगल रिपोर्ट जाती है उसके अंदर 8 फीचर चाहिए होते हैं आपको। 2 प्रिंट्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मिनिमम 8 फीचर्स आर रिक्वायर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर। ठीक है? वैसे देखिए जो आपके रिच कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अराउंड 25 टू 28 है, सर बट मैं आपको जो फिंगरप्रिंट में रिपोर्ट नहीं, बनानी है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में। जी, हैंडराइटिंग में, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट यस में सर। देखिए आपके जो है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपके 12 से 14 है। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, ऐसा नहीं है। आपको कल हमारे एक्सपर्ट जो है सिग्नेचर एग्जामिनेशन के लिए जैसे आपको टास्क दिया है, ठीक है, वो उसके ऊपर, अरे यार, ठीक है, वो उसके ऊपर, ठीक है, जो स्पेशली जो लीगल केसेस भी हैंडल करते हैं डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, वो आपको इन चीजों के ऊपर और ज्यादा इलेबोरेट और अच्छे से करेंगे। मैंने आपको बेसिक हैंडराइटिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, हैंडराइटिंग के क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बट कल से जो आपके सेशंस जो भी जया मैम लेंगी उनके अंडर आपको क्या है, ठीक है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, 2 आपके पास हैंडराइटिंग के सैंपल हैं, 2 आपके सिग्नेचर्स के सैंपल हैं, तो उनको कंपेयर करते हुए क्या रिपोर्ट बनानी है, कैसे रिपोर्ट बनानी है, वो चीज आपको कल से सारी सिखाई जाएगी। आज मैंने आपको दो, देखिए क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इज वास्ट फील्ड जिसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर, कोई टेक्निक, कोई केमिकल मेथड अवेलेबल नहीं है, सारा प्रैक्टिकल बेस है। इसीलिए 2 दिन का सेशन मैंने लिया स्पेशली आप लोगों को बेसिक बताने के लिए, एंड आपको टास्क दिया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से बना के रखें, ताकि जब भी आपके लेक्चर शुरू हो आप साथ के साथ उनको सीखते जाएं और अपने क्वेश्चंस पूछते जाएं। ठीक है? यस सर। सर हाँ जी, पूछिए। सर मैंने जो सैंपल कलेक्ट किया तो इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे आप? सैंपल जो आपने कलेक्ट किए हैं, जी सर। राइट ध्यान, आपने 2 मम्मी और पापा का सैंपल कलेक्ट किया है, राइट? एक यस मम्मी का लिखा हुआ कोई भी आप पुराना कागज ले लीजिए और एक पापा का लिखा हुआ है, और उसके साथ फिर आप वर्ड की जो फॉर्मेशंस हैं उन्हें आप कंपेयर करेंगे, जैसा कि कल हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या मेजरमेंट्स आपको जो है नोट करनी है। ठीक है? ये देखिए, जैसे कि अगर जर्नल के राइटिंग की बात की जाए, ठीक है, तो मूवमेंट के अंदर ही आपके ये आ जाते हैं कितने टाइप्स, मूवमेंट कितने टाइप की, आपकी फिंगर मूवमेंट होती है, रिस्ट मूवमेंट होती है, हैंड मूवमेंट होती है, ठीक है, आर्म मूवमेंट बोलते हैं इसको, उसके बाद शोल्डर मूवमेंट आती है, फिर कॉम्बिनेशन में आता है आपका रिस्ट प्लस फिंगर,
फिंगर प्लस आर्म और रिस्ट प्लस आर्म। अब इसमें रिस्ट प्लस आर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया जाता है आपका बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। और ये देखिए आपके पेन प्रेशर, पेन लिफ्टिंग, ठीक है, फुल आर्म मूवमेंट। उसके बाद पेन प्रेशर आ गया आपका, किस तरीके से आप पेन के लिए यूज करते हैं। पेन ये पेन प्रेशर, पेन प्रेजेंटेशन, आप पेन किस तरीके से पकड़ते हैं, इससे भी आपकी हैंडराइटिंग में डिफरेंस आता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होते हैं 5S कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिंगर हैंडराइटिंग कंपैरिजन, स्पीड, स्किल, स्लांट और स्लोप, और उसके बाद आता है आपका शेडिंग और स्पेसिंग। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जस्ट अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, ठीक है। ये आपके 5S कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि याद करने के लिए इनको ऐसे डिनोट किया जाता है, स्पीड, स्किल, स्लांट और शेडिंग और स्पेसिंग। शेडिंग आपका वही पेन प्रेशर के ही सिनोनिम होता है, ठीक है, द थिकनेस ऑफ द स्ट्रोक, और वही पेन प्रेशर भी आपका थिकनेस ऑफ द स्ट्रोक ही होता है। एवरेज प्रेशर अप्लाइड व्हाइल राइटिंग सेम एज थिकनेस ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है। और साथ में अगला आपका छठा आ गया अलाइनमेंट, ठीक है। फिर रिलेटिव साइज ऑफ द लेटर फॉर्मेशन, प्रोपोर्शन ऑफ लेटर्स, ये आपके आते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लाइन क्वालिटी तक। उसके बाद अगर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे जाएं तो हेडिंग्स आप किस तरीके से डेकोरेट करती हैं, पंक्चुएशंस, ठीक है, फिगर कोई बनाती है, एब्रिविएशन कोई बनाती है, ठीक है, पैक्ट वर्ड्स एंड प्रेफेसेस। पैक्ट वर्ड जैसे कुछ लोगों के पैक्ट वर्ड बोलने में होते हैं, कुछ लोगों के लिखने में भी होते हैं पैक्ट वर्ड्स, वो आपको देखने की कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्ट्रोक कैसा होता है, ये आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये पेन मूवमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको अभी मिल रहे हैं, ये PDF, ठीक है। सर ये आपके BSc के नोट्स हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये हमारे टीचर के नोट्स हैं। सी गाइस, मैं हूं एक एज अ मैं प्रैक्टिकल, जो मैं जितना भी अभी तक मैंने सेशन लिया, चीजें वही मैंने बताई, बस ये रिटर्न आपको इसीलिए फॉरवर्ड कर रहा हूं ताकि आप इन्हें पढ़ें, क्योंकि कभी भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे वहां पे आप इन चीजों को लेके नहीं जा सकते हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि लॉयर्स जो हैं आपसे कहीं की बात कभी भी पूछ सकते हैं। एंड वन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग आज के टाइम में क्या है, जो जजेस हैं वो भी खुद को अपडेट रखते हैं, तो वो भी आपको पर्सनल ओपिनियन के लिए कभी भी अपने चैम्बर में बुला सकते हैं। एज दिस इज वन ऑफ माय रिसेंट एक्सीडेंट्स कि मैं कोर्ट गया था अपने किसी अदर मैटर के लिए, और जज जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने मुझे बुलाया किसी अदर मैटर की डिस्कशन के लिए। ये आपके 17 आ गए इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये मैं आपको सारे के सारे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, इनकी मैं डिटेल आपको इसीलिए नहीं बता रहा कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, क्योंकि दिस इज इन द जस्ट इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश वर्डिंग है ये। इसको आप पढ़ेंगे आपको सिंपल इंग्लिश लाइन है, समझ आ जाएगी। फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है देन यू आर मोस्ट वेलकम, हम डेफिनेटली मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। बट वही है, मैंने आपको शुरुआत में बोला, हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जितना आप खुद से सीखेंगे, ठीक है, वी आर ओनली एबल टू गाइड यू। जितना आप खुद से सीखेंगे उतना जल्दी सीखेंगे एंड बेटर सीखेंगे, ठीक है। और ये आपके नेचुरल वेरिएशंस जो आते हैं कि आपको अगर फीवर है, कोल्ड है, तो आपके राइटिंग के अंदर वेरिएशंस आएंगे, या आपका सरफेस चेंज हो रहा है लिखने का, या आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है लिखने का, तो उस वजह से भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। बट उस वजह से क्या होता है, आपके नॉर्मल वेरिएशंस आते हैं, बट आपके राइटिंग पैटर्न, पेन लिफ्ट, पेन प्रेशर में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, नेचुरल वेरिएशन की वजह से। बट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होंगे कभी भी, ठीक है। इसके अंदर सारे प्रिंसिपल राइटिंग लिखे गए, ये हैंड राइटिंग के क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ठीक है।
हैंडराइटिंग की डेफिनेशन आ गई इस तरीके से। सो आज के सेशन में वैसे तो मैंने ज्यादा वर्ब कवर है। ऑसबॉर्न की बुक आ चुकी है आप लोगों के पास? आ गई? यस सर। यस सर। सर कुछ फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है ना? कौन से फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हेरिडिटी में मिलते हैं, फैमिली? कुछ कुछ मैच होता है। हाँ, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि जनरल कैरेक्टर हम जो है फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिविजुअलाइज ही करने के लिए यूज करते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर ही आपके कवर हो जाते हैं। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं आपका? वही आई डॉट फॉर्मेशन, टी डॉट फॉर्मेशन, जे डॉट फॉर्मेशन, ठीक है। ये सब आपके फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। वर्ड फॉर्मेशन आपकी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है क्योंकि बचपन में मम्मी मार मार के सिखाती है, ठीक है। तो वो चीजें आपकी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर आती हैं। एक होता है कि आप कभी अब जो नॉर्मल बड़े घर होते हैं जिनके फैमिली में बिजनेसमैन होते हैं, तो बच्चे जब हम बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा की हैंडराइटिंग को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनके अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपनी मदर से जो कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट किया है वो है खुला लिखने का। मेरे मदर भी खुला लिखते हैं एंड मैं भी खुला लिखता हूँ। पापा से जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट किया है वो अडॉप्ट किया है गंदा लिखने का, क्योंकि पापा की हैंडराइटिंग सिर्फ पापा को समझ आती है, मेरी हैंडराइटिंग सिर्फ मुझे समझ आती है, ठीक है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है मिक्सचर जो होता है फैमिली से आता है हमारी तरफ, और वो हमारी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें झलकता है, ठीक है यस सर। जी। और कोई क्वेश्चन? सो आज के लिए मैंने आपको आज के नोट्स भी मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। उसके बाद और एक ये रहा क्या स्कैनर, आप लोग जो टास्क आपको दिए गए हैं, ठीक है, सबसे पहले जो है सिग्नेचर राइटिंग के सैंपल्स बनाने वाले आप वो बना लीजिए, क्योंकि कल से जो है आपकी रिपोर्टिंग कैसे, उनकी रिपोर्ट कैसे बनानी है, उनका कंपैरिजन कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो आज इतना ही। अगर किसी का आज के सेशन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। किसी को पूछने में हेजिटेशन है देन वो टाइप भी कर सकता है, सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ वॉइस पे ही पूछना है। बट आई विल से कि हाँ आपने पैसे दिए हैं तो आई विल डेफिनेटली से कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछिए अगर आपका किसी में डाउट आता है कोई भी टॉपिक का। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। आप हाँ जी पूछिए शायद। हाँ जी सर शायद। मैंने ये डॉक्यूमेंट के हैंडराइटिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर थीसिस बनाना चाहता हूँ तो कितना सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है? थीसिस बनाना चाहते हैं आप? या राइट। जी सर। थीसिस के लिए सबसे पहले आपका टॉपिक वेरी करता है कि टॉपिक आपका क्या है। उसके बाद आप उसमें अगर थीसिस के लिए जो सैंपल कलेक्शन तो बहुत बाद का प्रोसीजर आता है। सबसे पहले आपको टॉपिक फाइनल करना होगा, फिर टॉपिक के रिगार्डिंग देखना होगा कि काम कितने लोगों ने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर काम कर रखा है देन आप उसकी अमेंडमेंट कीजिए, आप उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं। देन आपको उसके रिगार्डिंग जो है रिटन लिटरेचर जिसे हम बोलते हैं, रिटन लिटरेचर अरेंज करना है। देन सैंपल कलेक्शन, अगर मैं बोलूं आपको सिग्नेचर कंपैरिजन के ऊपर बनाना है देन यार 100 लोगों की रिपोर्ट बहुत है आपके लिए। 100 लोगों के सिग्नेचर लीजिए, 2-2 सैंपल, 5-5 सैंपल कंपेयर करके रिपोर्ट बना दीजिए, ठीक है। थीसिस में क्या होता है, थीसिस आपका जो है टोटली टॉपिक के ऊपर वेरी करता है। अब जैसे मेरे बैच में इन माय ग्रेजुएशन तो कुछ लोगों ने जो अपना डेजर्टेशन प्रोजेक्ट था वो थीसिस उनका वो उन्होंने लिया था क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर ही, हैंड राइटिंग एनालिसिस। तो उन्होंने 150 लोगों की सैंपल ली हैंड राइटिंग के, 150 पढ़े लिखों के लिए और 150 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। उसके बिहाफ पे उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी।
ठीक है। हाँ, आप जो भी सैंपल ले रहे हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके साथ में एक कंसर्न लेटर डिजाइन होता है। अगर आप थीसिस लिखेंगे तो आपका जो भी कॉलेज है उनकी तरफ से आपको एक फॉर्मेट मिलेगा कंसर्न कि हाँ जो भी आप सैंपल ले रहे हैं वो एक स्टडी पर्पस के सर, लिए your ले voice रहे breaking. हैं बिकॉज। अब आवाज क्लियर आ रही है शायद? यस सर। हाँ, तो जो भी देखिए कंसेंट लेटर जरूरी होता है जब भी आप किसी से सैंपल कलेक्ट करते हैं फॉर योर स्टडी पर्पस, फॉर योर प्रोफेशनल पर्पस, तो एक कंसेंट लेटर होता है। आप उसका फॉर्मेट ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको एक एग्जांपल लेटर्स मिल जाएंगे और आपको वो अपना डिजाइन करना रहता है। ठीक है, वो आप डिजाइन करेंगे, वो आप लेटर उनके कंसेंट लेटर उनसे साइन करवाएंगे, उसके बाद आप उनका राइटिंग सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल जो भी लेना है वो कलेक्ट करेंगे और आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, यस सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं फिर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir.